वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं धीरे धीरे इसके सारे टॉपिक्स कवर अप करूंगी। ये जो सब्जेक्ट है ये बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। और मैंने इसके पूरे सिलेबस को 4 डिफरेंट यूनिट्स में बांट दिया है सहूलियत के लिए, जिसके अंदर पहली 2 यूनिट्स बायोकेमिस्ट्री को कवर अप करेंगी और बाकी की 2 यूनिट्स बायोटेक्नोलॉजी को कवर अप करेंगी। यूनिट 1 विल डील विथ इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स, यानी इसमें हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को डिनोट करते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें हम पानी यानी कि वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, उसका पीएच क्या होता है और वो बफरिंग कैपेसिटी किस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देता है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस, उसका क्लासिफिकेशन, कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है। रिडक्शन मतलब होता है दोस्तों या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हट जाना। इसी तरह से इसके विपरीत ऑक्सीडेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का हट जाना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो दूसरे कॉम्पाउंड्स के साथ रिएक्ट करके उनको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद वो किस तरह से म्यूटा रोटेट करते हैं या फिर उनकी कायरलिटी क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं जब वो किसी लिक्विड के अंदर होते हैं, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा बायोमोलिक्यूल है लिपिड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है पूरी लाइफ में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस बॉडी पार्ट का वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस बेसिस पर हम लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अलग अलग फैटी एसिड्स की, किसमें कितने कार्बन होते हैं, किसकी टेल कितनी बड़ी होती है, किसके डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन उनके फंक्शन के ऊपर, जैसे कि वो स्टोरेज लिपिड्स हैं या वो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगा दोस्तों तीसरा बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन चूंकि फंक्शनल कंपोनेंट होता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जितने भी काम होते हैं आपकी बॉडी में वो सब प्रोटीन्स करते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कितने तरीके के प्रोटीन्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन या फिर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। उसके बाद टाइट्रेशन क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस है, इससे हम किसी भी सैंपल में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रोटीन जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स कितने तरीके के होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी ज्विटराइन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो होती हैं उनमें दोनों तरीके के आयंस पाए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज अमाइनो ग्रुप भी होता है उसमें और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। और उसके बाद फिर प्रोटीन का डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी एंड देन क्वार्टनरी। तो ये सब आपको इसके अंदर यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों यूनिट 2 जिसको मैंने नाम दिया है मेटाबॉलिज्म। अभी जो हमने यूनिट 1 में जितने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, अभी तो हमने उसमें स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका कि किस तरह से वो बनते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। यूनिट 2 में वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, ये सब बताया जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है मेटाबॉलिज्म। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स ज्यादातर प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं,
तो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, उसके बाद उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो सबस्ट्रेट को आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी केएम वैल्यू कितनी होती है, और कितना सबस्ट्रेट कितने प्रोडक्ट में कितने टाइम में कन्वर्ट होता है, उसके बेसिस पर उनके प्लॉट्स बनाए जाते हैं और कुछ इक्वेशंस दी जाती हैं, जिसको हम एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और वो जो इक्वेशंस और प्लॉट्स होते हैं उसको हम माइकलिस एंड मेंटन कर्व में और लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं, ये क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बायोमोलिक्यूल है वो आता है न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑल्सो, क्योंकि जो डीएनए है दैट इज डी ऑक्सी ribose nucleic acid, that is the hereditary material in almost all the living organisms except few virus। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर वो कितने तरीके के डीएनए होते हैं, जैसे कि ए बी एंड जेड टाइप ऑफ डीएनए, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इनके हेलिक्स का शेप क्या होता है, उसके बीच में कितनी स्पेस होती है, और इन तीनों में क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड देन जैसे मैंने अभी आपको डीएनए बताया उसी तरह से दूसरा होता है आरएनए विच इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑब्वियसली यूकैरियोट्स में तो आपका हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ वायरस जो होते हैं उसमें इट एक्ट्स एज द हेरिडिटरी मटेरियल। तो उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था जो आपको बायोमोलिक्यूल्स मैंने यूनिट 1 में नाम बताए हैं, तो उनकी जितनी भी साइकिल्स चलती हैं, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई बाय प्रोडक्ट बनना है या कोई भी प्रोडक्ट बनना है या किसी चीज का प्रोडक्शन होना है तो उसके लिए पूरी साइकिल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एनारोब्स और एरोब्स दोनों में होता है। उसके बाद टीसीए साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में। उसके बाद है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड देन उससे एनर्जी जनरेट होती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक लास्ट हमारा बायोमोलिक्यूल है विच इज लिपिड, उसके मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन और बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फ्रेंड्स यूनिट 3 में मैंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है और इसका नाम दिया है मैंने इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले क्योंकि इंट्रोडक्टरी है ये, तो हम कंसेप्ट्स जानेंगे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है और इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं और किस तरह से ये यूजफुल होती है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, इसका स्कोप क्या क्या होता है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, ओव्यूल कल्चर, और इन सभी के एप्लीकेशंस। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ इनको यूज किया जा सकता है और इनके क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ पे इसको यूज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे माइक्रो प्रोपगेशन मेथड्स के बारे में। ये एक तरीके से टिश्यू कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड देन ऑब्वियसली जहां पे सीड्स की बात आती है फार्मर्स से रिलेटेड, तो सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कब हम एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर सकते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड देन हम किस कंडीशन में वी गो फॉर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कब हम साइब्रिड्स बनाते हैं, साइब्रिड्स बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं, किन प्लांट्स में साइब्रिड्स बनाया जाता है, और सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में मैंने डिस्कस किया है क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। क्रायो प्रिजर्वेशन जैसा नाम से पता चल रहा है आपको, क्रायो मीन्स बहुत ही कम टेम्परेचर,
और प्रिजर्वेशन यानी कि हम किसी भी कल्चर को बहुत ही ठंडे वातावरण में किस तरह से संभाल के रख सकते हैं, कब हम -20 यूज करते हैं, कब हम -80 यूज करते हैं, कब हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। दोस्तों लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 4 में मैं डिस्कस करूंगी ट्रांसजेनिक्स एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स। इसमें शुरुआत में मैं डिस्कस करूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग करिए, इट इज टेक्निक विच इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट्स बना सकते हैं। और वो मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला है फिजिकल मेथड, जिसमें बेसिकली बाकी सारे मेथड्स के अलावा मैं बहुत एम्फेसिस दूंगी जीन गन मेथड पे। और इसी तरह से इसका एक मेथड है विच इज केमिकल मेथड। और इसमें बाकी सारे मेथड्स के अलावा आई विल बी डीलिंग इन डिटेल विद पेग मेथड्स, यानी कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मीडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड देन जो हम बायोलॉजिकल तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डील करते हैं, जिसमें बेसिकली वील बी डीलिंग विद एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड्स। और ट्रांसजेनिक्स कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, ट्रांसजेनिक्स मतलब होता है दो जीनोम्स का कॉम्बिनेशन। और इसका क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हम इसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं बनाने के लिए भी और सिलेक्शन के लिए भी, उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है पीसीआर टेक्निक्स। पीसीआर मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कैसी टेक्निक है, किस तरह से काम करती है, इसकी पूरी रिएक्शन कैसे बनती है, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, और कितने तरीके के पीसीआर होते हैं, ये सब मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्कर क्या होता है? आप बोर्ड पे किसी चीज से जब लिखते हैं तो आप उसको मार्क कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में किसी चीज को मार्क करना है तो हम मॉलिक्यूलर लेवल के मार्कर्स लेते हैं। मॉलिक्यूलर मतलब हुआ कि छोटे छोटे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके लेवल पर उतर के हम मार्कर्स लेंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स जैसे कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि आरएफएलपी, या फिर आरएपीडी जिसे हम कहते हैं रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, या फिर एसएसआर यानी कि सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स, या फिर इसको हम माइक्रोसैटेलाइट्स भी कहते हैं। और इन सभी का क्या यूज है, इन सभी मॉलिक्यूलर मार्कर्स का इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, उसको हम पढ़ेंगे। क्या डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग कर सकते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, वो सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, विच इज बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस। इसके अंदर जितने भी आपके रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट्स में डील कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट नेचर, तो हमारी सरकार ने कितनी अलग अलग कमिटीज बिठा रखी है, किस किस लेवल पे बिठा रखी है। अगर आप कहीं भी किसी भी लैब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का काम करना चाहते हैं तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इसका जो वेस्ट होता है वो कहाँ पे डंप किया जाएगा, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और किन चीजों को आप रिकम्बाइन कर सकते हैं उनके बारे में भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। तो वो सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों मैंने कुछ बुक्स आपको बता रही हूं। मैं आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जिनका जो दाम है थोड़ा रीजनेबल है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। और पहली टेक्स्ट बुक है वर्मा एसके एंड वर्मा मोहित, विच इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरी टेक्स्ट बुक है बाय बीडी सिंह, जो कि कल्याणी पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। तो ये दोनों काफी रीजनेबल आपको पड़ेंगी, तो आप इनको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल, तो ये आपको दो रेफरेंस बुक्स में बता रही हूँ। पहली है लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन कॉक्स। ये आपको लगभग 1,500 से 2,000 तक पड़ जाएगी। दूसरी रेफरेंस बुक है कॉर्न एंड स्टम्प, और ये भी काफी अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री की। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसे आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।